नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम फिर से मौजूद हैं यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को लेके, जो कि होने वाला है रिलेशनशिप्स, मैरिजेस। जैसे कि हेमराज सर आपने प्रॉमिस किया था अपने व्यूअर्स को कि आप इसके ऊपर बहुत जल्द एक एपिसोड बनाने वाले हैं, तो आज हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। राइट सर, आप बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं और सबका एक ही क्वेश्चन होता है, और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है सर बाय द ईयर्स, कि क्या ये जो पार्टनर होते हैं हमारे या मैरिजेस होती हैं, ये प्री डिसाइडेड है? सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है? देखिए, शादी सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मैं कहूँगा। ये सवाल बहुत बार राइज होता है कि शादी में फ्री विल होती है कि नहीं होती है, चूज करते हैं या नहीं, क्या मतलब ये बहुत बार सवाल होता है। देखो, सारी चीज़ की शुरुआत होती है ऋणानुबंधन से। जिनके साथ हमारे बंधन होते हैं, जिनके साथ हमारे कुछ ना कुछ लेन देन है, वो हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। और हम बहुत बार कहते हैं कि जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं, ऊपर से बन के आती हैं। बहुत बार ये भी कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे लिए कोई ना कोई पैदा हुआ होगा। ठीक जी। तो बिल्कुल, अगर आपका किसी के साथ ऋण कोई पेंडिंग है तो आप जरूर, वो मिलेगा आपको। और वो किस तरीके से मिलेगा? आपको लगेगा कि मैं अट्रैक्ट हुआ हूं इसकी तरफ, आपको लगेगा कि मैंने चुना है। बेसिकली वो आपस में जिन लोगों की, देखिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म कुंडली में जी। ठीक है, और क्योंकि चंद्रमा हमारी मानसिक चीज़ों को दिखाता है, हमारी मेमोरीज को दिखाता है। सबसे बड़ी बात जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है चंद्रमा हमारी पास्ट लाइफ डिजायर्स एंड वासनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन होगा, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, डेफिनेटली हम उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने चूज किया है, मैं मतलब ये मेरा फ्री विल होगा, मैंने चूज किया इसको। कुछ लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन जो बर्थ चार्ट है ना, जो जन्म कुंडली है, वो ये दिखाता है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो। प्लैनेट्स के डिफरेंट मोशंस को स्टडी करके ये निकाला जाता है कि आप क्या मैनिफेस्ट किस समय पे करेंगे और किस फील्ड में किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो भी आप मैनिफेस्ट करें, वो चाहे आप फ्री विल से करें चाहे डेस्टिनी से करें, वो चार्ट में विजिबल होता है। ओके। सो मैं ये मानता हूं कि शादी में हमारे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब वो सर्कमस्टांशियल होती है, एक दायरा होता है उसका, उससे बाहर नहीं। अब मैं बोलूं कि अच्छा मुझे तो कैटरीना कैफ से शादी करनी है, मुझे वो पसंद है, क्या हो जाएगी? क्या मतलब मैं प्रयत्न करूं, मैं उसको मैं प्रपोज करूं जाके, मैं बहुत सारे जतन करूं? नहीं, क्योंकि उसका किसी और के साथ लिखा हुआ है। बात यह है ना जी, उसका विकी कौशल के साथ लिखा हुआ था भाई। जी जी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। तो डेस्टिनी वाली बात, जिसका जिसके साथ लिखा हुआ है, जिस प्रकार का ऋण है बेसिकली, वो चाहे लेने का हो, चाहे देने का हो, चाहे लेन देन दोनों का हो, वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा नेचुरली। तो एट द एंड यही समझ में आता है कि पार्टनर, मैरिड लाइफ प्री डेस्टिनेड होती है। उसमें जो सर्कमस्टांसेस वो हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं। जैसे भारत को जब आज़ादी मिल रही तो एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि बताइए कौन सा शुभ मुहूर्त है। अब उनके पास बचे ही 2 दिन है, या उनके पास एक ही दिन बचा हुआ है, तो उसी में चूज करना है ना, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है जी। जी। तो जो फ्री विल होगी वो एक सर्कमस्टांशियल हो गई। तो हमारा जिसके प्रति रहता है चीज, उसमें ही फ्री विल हमारा एक्ट करता है, और हमें लगता है कि हमारा फ्री विल है, जबकि वो डेस्टिनी होता है। ठीक है ना। और डेस्टिनी से ऐसे भी होता है कि हम जन्म कुंडली से जब देखते हैं तो बहुत सारे नाड़ी पात्र होते हैं, या जो आप थंब इंप्रेशन से निकलवाते हैं अपना, उसमें ऑलरेडी आपके पत्नी का नाम होता है, उसका नेचर होता है, उसका प्रोफेशन होता है, माँ बाप के बारे में होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये समझ में आया कि आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसका आपके साथ कुछ ना कुछ लेन देन है। मैंने एक टेक्निक कहा था कि आप लड़के का मंगल जब लड़की के शुक्र के त्रिकोण में पड़े, या त्रिकोण का मतलब या तो उसके ऊपर या उससे पंचम या नवम में आ जाए, चाहे वो राशि या हाउस, या लड़के का शुक्र लड़की के मंगल या त्रिकोण में आता है, तो वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मैक्सिमम हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में ये पाया जाता है। जी। एक और टेक्निक था 7th और 4th का, चंद्रमा का, सब हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में पाया जाता है वो। तो हमारा एक तरीके से, मेरा ये मानना है कि पार्टनर एक प्री डेस्टिनेड है। आपको लगता है कि आप चूज कर रहे हैं, और अगर उसमें फ्री विल है भी तो वो सर्कमस्टांशियल है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझना चाहिए। और जब बात आती है जन्म कुंडली की, कि जन्म कुंडली से, तो जन्म कुंडली से जब एक एस्ट्रोलॉजर देखता है, आपके पार्टनर के बारे में बताता है, शादी के बारे में बताता है, कैसी चलेगी, कब होगी,
तो वो ये नहीं देखता है कि फ्री विल से हो रही है या डेस्टिनी से हो रही है, बस उसे दिखा रहा है। चार्ट का एनर्जीज, चार्ट की दशाएं गोचर उसको दिखा रहा है कि ये मैनिफेस्ट करने वाला है एक पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में, क्योंकि सारा गेम एनर्जी एंड मैटर का है ना। ठीक है, तो मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, किसको, शादी को एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं, वो लव रिलेशन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर जगह में, किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको वो दिखाता है। तो जन्म कुंडली से आपका पता सब चल जाता है कि किसके साथ शादी होगी, किसकी होगी, नहीं होगी, ये सब पता चलता है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है उसमें तो मेरा ये है कि डेस्टिनीड होता है। अगर डेस्टिनीड नहीं होता तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं एक पार्टनर की तरफ, अपनी मर्जी से चूज करते हैं, बाद में उसी में प्रॉब्लम आ जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। और कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता ने चूज किया, हमें उसी के साथ प्यार हो जाता है, हम उसी के साथ पूरा जीवन बिता देते हैं। तो ये जो इसके लिए ना हमें एक ट्री को समझना पड़ता है, जो एक जो जैसे होता है ना कि उसकी शाखाएं बहुत जगह जुड़ी हुई हैं। तो एक जैसे माता सीता को अगर राम नहीं मिलते तो रामायण नहीं होती पूरी, रावण का वध नहीं होता। तो एक सीड ना, एक इवेंट बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, सीधी सी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है मैंने चूज किया, मैंने जैसे अपना पार्टनर खुद चूज किया। ठीक है, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मेरा कुछ ना कुछ वो लेन देन है, वो प्रकृति उस तरीके से हमें मिलाती है, मैं उसी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होऊंगा जो मेरी किस्मत में है, जिसके साथ मेरा ऋण है। किस्मत शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, जिसके साथ मेरा लेन देन है कुछ। ठीक है, मैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। जी ठीक है जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि शादी को लेकर बहुत सारे डिस्कशन हैं, लेट मैरिज है, नो मैरिज है, शादी नहीं है, डिनायल है मैरिज का। तो क्या किसी एस्ट्रोलॉजर को आपके पास जब चार्ट के कंसल्टेशन के लिए आए तो आवी कैन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्या हम एक्चुअली उनको स्ट्रेट अवे फेस पे बोलें कि आपका चार्ट में तो शादी का योग ही नहीं है, या आपकी शादी नहीं होगी, तो क्या ये सही लगता है? मतलब मुझे इस पे बहुत एक कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग तो आजकल ये कहने लगे कि आपकी कुंडली खराब है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब आपको यू शुड नॉट मैरी। मतलब बहुत बहुत मैं ये देखता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर मतलब ये बोल रहे हैं कि अरे तेरा 7th हाउस खराब है, अरे तुम्हारा नमाज का लगन खराब है, अरे तुम्हारा ये खराब है, शुक्र खराब है, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, पहली बात, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो कि ये जो बताएगा कि अगर इसने कहा कि मेरी कुंडली देखी और ये मुझे बता रहा है कि शादी नहीं मत करो, अदरवाइज तुम्हारा दिक्कत होगी बहुत लाइफ में। ठीक है, तो पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा उस पर्सपेक्टिव से कि पहले तो उस एस्ट्रोलॉजर्स की 10 प्रेडिक्शंस ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे चार्ट के अंदर, मतलब उसका रिकॉर्ड इतना हाई, इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि उसने जिसको प्रेडिक्ट किया हो और ऐसी चीजें आपके बारे में प्रेडिक्ट कर दे, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, या आपके माता पिता के बारे में, शायद मतलब कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट कर दे और वो बिल्कुल सही जा रहे, तब तो तुम एस्ट्रोलॉजर की बात सुनो। अगर यही बात है कि तुम एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो जी, ठीक है, जो कि आज की डेट में होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से, हमारी जितनी ऑडियंस है, 100 में से 70-80 लोगों के चार्ट, 80% लोगों के चार्ट में किसी का सप्तम भाव खराब है, किसी का सप्तमेश किसी न किसी खराब स्थिति में है, किसी का नवांश लगन खराब है, किसी का नवांश के सप्तम में बैठा हुआ प्लेनेट कोई गड़बड़ है, राहु केतु शनि मंगल है। तो इस हिसाब से तो सोसाइटी में 100 में से 70% लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। अरे शादी एक ऋण है, एक ऐसा बंधन है जिसमें कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा। ऐसा कौन है जिसका लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? एग्जैक्टली। दूसरी बात, अगर एस्ट्रोलॉजर ने ये देखा कि तुम्हारा नवांश लगन अफेक्टेड है, तुम्हारे नवांश लगन में केतु है, तुम्हारे नवांश लगन में शनि है, मंगल है, या सप्तम लगन कुंडली के सप्तम में तुम्हारा ये मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो पहले क्या उसने ये देखा कि ये शादी लेट होने का योग है, लेकिन लेट होने के बाद बहुत अच्छी होगी। क्या लेट होगी और शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे? क्या लेट होगी या पति को प्रॉब्लम होगी या घर वालों के साथ प्रॉब्लम होगी? किस तरीके का प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम की जड़ क्या, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या जरूरी है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऑडियंस में से जिनका सप्तम भाव में केतु होगा, नवांश के लगन में केतु होगा बैठा हुआ साथ में, शादी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो देख ही गलत चीज रहा है जी।
हमें मंगल और शुक्र को देखना है, मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ। 7th हाउस को देखना है, 7th लॉर्ड को देखना है। एक आती है भाव, भावेश और कारक। तीनों देखने के बाद, तीनों स्टडी करने के बाद देखा जाता है, और उसमें फिर कंडीशंस देखी जाती हैं कि किस चीज के लिए खराब है वो। क्या व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में होगा, पत्नी के साथ रहेगा, लेकिन प्रेजेंट होकर के भी एब्सेंट रहेगा बहुत बार। क्या काम की वजह से दोनों सेपरेट रहेंगे जी। या बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद ही तो, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अफ्लिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे नमाज के लगन में मैलेफिक बैठे हुए हैं, मैंने देखा है लोगों के डाइवोर्स हुए। मैंने भी देखा है लोगों के डाइवोर्स हुए हैं, लेट मैरिज हुई, उसमें से कुछ की लेट मैरिज हुई, कुछ के डाइवोर्स हुए। किसी किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यू कांट डिसाइड कि 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, 7th भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है, और नमाज लगन में मैलेफिक बैठा हुआ है, तो इसकी मैरिज लाइफ खराब होगी। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं जी। आप एस्ट्रोलॉजर के भरोसे ना रहें कि ये जो बोल रहा है कि यहां शादी मत करो। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा किसी के साथ कार्मिक ऋणानुबंधन है तो वो तुम्हारी लाइफ में आएगा ही आएगा, भले ही तुम्हारा चार्ट कितना भी अफ्लिक्टेड हो। वो तुम्हारी लाइफ में आना ही है, तुमने उसको पे करना ही, तुम जाओगे, तुम्हारी सिचुएशंस ही ऐसी बन जाएंगी कि तुम शादी करोगे करोगे। बाद में भले ही तुम्हें लगेगा कि यार मैंने शादी जल्दी में कर ली, या हो सकता है बहुत अच्छा लगे कि यार मुझे तो डरा दिया था। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स का अपना अलग अलग ओपिनियंस होंगे। कोई 5th हाउस को, क्या दशम भाव जिसका पीड़ित है, दशम भाव में जिसके अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि मंगल राहु पापी प्लैनेट बैठे हैं, क्या सबका करियर खराब है? कुछ का करियर बहुत अच्छा होगा, उसी फील्ड में होगा। किसी का नवांश लग्न में केतु बैठा हुआ है, उसका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, एकांत में रहना पसंद करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो नवांश, बहुत ये सवाल पूछा गया मुझसे कि शादी नहीं करनी चाहिए क्या। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर डिसाइड नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजर का काम होता है प्रेडिक्ट करना कि इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। इट इज एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ज्योतिष। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं बताऊंगा कि शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो किससे होगी और कब होगी। लेकिन क्या है कि ज्योतिष एक सब्जेक्ट है रिसर्च का, ठीक है, एक्सपीरियंस का। सालों लगते हैं ज्योतिष बनने में, कंटेंट क्रिएटर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ज्योतिष का कंटेंट क्रिएटर बनने में, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तेज बुद्धि हैं, तो आप कंटेंट क्रिएट कर लोगे। लेकिन ज्योतिषी बनने में बहुत टाइम लगता है, तो वो तो अपने अल्प ज्ञान से कुछ भी बोल देगा। कोई ज्योतिषी बोलेगा 12वां भाव जागृत करना है, 12वां भाव अच्छा करना है, छत साफ कर दो। कोई बोलेगा फॉरेन जाना है, 12वां भाव पैर का है, पैर धोया करो, पैरों में कुछ लगाया करो। मतलब अपने दिमाग से कुछ भी बना रहे हैं। कोई तुम्हें डरा देगा कि तुम्हारे 5वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, तुम्हारा बच्चे नहीं होंगे। जबकि बहुत सारे, मैंने कहा भाव भावेश कारक, ये सब देखी जाती, पूरी स्थिति देखी जाती है। फिर उसमें भी बहुत परिस्थितियां होती, स्थिति में भी बहुत सारी परिस्थितियां होती है जी, कि लेट मैरिज होगी, कि बच्चे नहीं होंगे, लेट मैरिज होगी लेकिन अच्छी होगी, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर के बोलने पे ना जाएं। दूसरी बात, ज्योतिष का कार्य क्या है, एक ज्योतिषी के पास जा रहे हो, वो बताएगा कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है मैं विलिंग ना हो शादी करने के लिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे शादी करनी पड़े। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हो सकता है कि मैं विलिंग हूं शादी करने का, मैं इच्छुक हूं, लेकिन मुझे लड़कियां नहीं मिल रही। हाँ, सीधी सी बात है जी, ठीक है जी। तो परिस्थिति क्या हो रही है, ये करना चाहता है लेकिन ये पा नहीं पा रहा है, ये करना चाह रहा है लेकिन ये पा नहीं पा रहा है। दोनों अलग अलग चीजें होंगी। तो ये ज्योतिषी देखेगा, क्योंकि ज्योतिषी के पास तुम्हारा पूरा कुंडली है, तुम्हें देखे और तुम्हारी कुंडली को देखे, दोनों एक ही चीज है। मून हमारा माइंड है, मरकरी हमारा इंटेलिजेंस है, भाव भावेश कारक है हमारे पास कि ये व्यक्ति क्या भावनाएं रखता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के। और कारक होता है इनिशिएटर ऑफ ए भाव, मतलब किसी भाव के जो इनिशिएट करता है, मतलब एक प्रकार की उसकी किस्मत होता है वो। इसीलिए कारक अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए शादी चलाना हो तो, ठीक है। और जो भावेश होता है वो ये दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ये कितना सस्टेन कर पाएगा। जी जी, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो ज्योतिषी का काम ये नहीं होता है कि तू शादी मत कर। ज्योतिषी का काम होता है कि चलो हमने देख लिया कि अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्शन में है, लेकिन फिर भी शादी होगी, क्योंकि उनसे 2 बच्चे पैदा होंगे, उन 2 बच्चों में से एक डॉक्टर बनेगा। वो डॉक्टर बनने के बाद आगे चल के किसी 10 लोगों की जान बचाएगा जिनको हार्ट के इश्यूज हैं। तो ये पूरा चेन है भाई,
तुमसे एक चेन है, तुमसे एक क्रिएशन हो रहा है जो आगे इवेंट, तुम्हारा एक इवेंट आगे के 10 इवेंट से जुड़ा हुआ है। तो एक ज्योतिषी के कहने पे वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन ज्योतिषी का काम है प्रेडिक्ट करना तुम्हारी शादी किससे होगी, कब होगी, किस पीरियड में होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी होगी तो भी वो प्रेडिक्ट करेगा कि तुम या तो तुम चाहते नहीं हो शादी हो, ठीक है, या तुम चाहते हो लेकिन तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी इसलिए तुम कुंवारे रहोगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा कारक बहुत ज्यादा पीड़ित है। वो योग देखने पड़ते हैं, योग पे चलता है ज्योतिष, एक प्लेनेट पे नहीं चलता है। सो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने में ना आए कि तुम्हारा सप्तम भाव खराब है। सप्तम भाव सबका खराब है, मेरा भी खराब है, नमाज लगन भी खराब होगा, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ चलेगी, क्योंकि जो चीज तुम्हें मेनली देखनी है वो मैं अभी बताऊंगा कि वो क्या चीज है। जी जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवांश का रोल क्या है मैरिज और रिलेशनशिप्स के लिए? बिल्कुल, नवांश का रोल सिर्फ आपकी शादी तक निहित नहीं है। नवांश का लगन, सप्तम, दशम, ये बहुत सारी चीजें, और स्पेशली जो नवांश की राशियां होती हैं, जी जी, है ना, बहुत मैटर करती हैं आपके करियर में, वेल्थ में, आपके शादी में भी, नो डाउट, ठीक है। तो इसको लिमिटेड नहीं करते हैं कि शादी तक होता है। ओके। और नवांश का लगन और सप्तम एफ्लिक्टेड मिलेगा बहुत सारे लोगों के जिनकी शादी खराब हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका नवांश का लगन और सप्तम एफ्लिक्टेड था लेकिन मैरिड लाइफ फिर भी अच्छी रही, ठीक है, क्योंकि D1 इज द सीड। लगन कुंडली से चीजें, लगन कुंडली में योग होना चाहिए पहले। मैं हमेशा कहता हूं व्यूअर्स को कि पहले ना लगन कुंडली को मास्टर करिए, 4-5 साल लगेंगे लगन की एनर्जी को समझने में, वो संबंध ऑफ द प्लैनेट को समझने में, योग समझने में, प्लैनेट के योग समझने में आपको सालों लगेंगे। फिर उसको D9 में कैसे एप्लीकेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मंगल और शुक्र को देखें नवांश में, ठीक है, पहले आप D1 में देखें कि मंगल और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में हो, एक दूसरे से 6, 8, 12 में हो, या मंगल से चौथे में शुक्र हो, शुक्र से चौथे में मंगल हो, ठीक है, और उनके बीच राहु केतु आ जाए, या इन दोनों में से कोई राहु केतु के प्रभाव में आए, और सेम चीज मंगल और शुक्र आपस में 6, 8 का संबंध नवांश में बनाए, चौथे और 10वें का संबंध बनाए, मतलब मंगल से शुक्र चौथे में हो या शुक्र से मंगल चौथे में हो, और दोबारा वो राहु केतु के प्रभाव में आ जाए। स्पेशली आपका एरीज और लिब्रा जो एक्सिस है वो नवांश में राहु केतु के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो इंडिकेशन खराब दिखाता है मैरिज का, या तो होगी नहीं, होगी तो ट्रबल में आ सकती है, क्योंकि मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ, तो वो मिलने में दिक्कत है, उनको भोगने में दिक्कत है। वैसे ही बहुत बार ये देखा जाता है कि 7th का लॉर्ड जब 6th में बैठा तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे शादी के लिए खराब है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उनकी शादी हो लेकिन वो फिजिकली सेपरेटेड है आपस में, लेकिन प्राइम फेसिया लड़की के लिए मंगल, लड़के के लिए वीनस, लेकिन जब मुझे दोनों का आपस में किस तरीके से रहेगा, किसी एक के चार्ट से देखना रहेगा, तो पहले मैं मंगल और शुक्र को देखूंगा, ठीक है, एरीज और लिब्रा एक्सिस को देखूंगा, मंगल और शुक्र की राशियों को देखूंगा, वो राहु केतु से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। फिर D9 में भी राहु और केतु से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, जैसे टॉरस में राहु हो, केतु में स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो में केतु हो, केतु टॉरस में हो, राहु स्कॉर्पियो में हो, या एरीज में केतु हो, लिब्रा में राहु हो, ठीक है, और मंगल और शुक्र आपस में 6, 8 के संबंध बना के बैठे। तो प्राइमरली ये देखा जाता है नवांश में। दूसरा, फिर नवांश के लगन और सप्तम बाद की बातें हैं, जी जी, ठीक है, वो जैसे किसी का नवांश के लगन में मार्स केतु जेमिनाई राशि में बैठा है, तो उसके पति को फिजिकली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे जी। पति और पत्नी का आपस में कैसा रहेगा वो मंगल और शुक्र की स्थिति से देखा जाता है, ठीक है, उनके क्या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आएंगे, उनकी शादी कितनी जल्दी होगी, किस हालात में होगी, ये सप्तम भाव, भावेश कारक और नवांश का लगन से देखा जाता है, ना कि ओवरऑल, ठीक है। D1 से सीड चलता है, D9 तक जाता है। D9 समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 शादियां जिनकी होती हैं जी, बुध के नवांश और गुरु के नवांश, ठीक है, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये 3। क्यों? हमने एक स्टोरी पढ़ी जी। स्टोरी क्या पढ़ी कि बृहस्पति की पत्नी तारा को एलपमेंट भगा के ले जाते हैं,
मरकरी पैदा होता है। तो ये जो 3 प्लैनेट है ना, मरकरी, बुध और गुरु, इनके साथ एक स्कैंडल जुड़ा हुआ है जी, चीटिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, बुध और गुरु के साथ डुअलिटी जुड़ी हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा बुध, क्योंकि बुध मिथुन और वर्गो का स्वामी है। ठीक है, डुअलिटी है उसमें। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन राशि, उसमें भी डुअलिटी है। तो ये इनके प्लैनेट, कोई प्लैनेट जैसे आपके D1 का 7th लॉर्ड, ठीक है, नवांश में बुध की राशि में चला जाए और वो शुक्र के प्रभाव में हो, ठीक है, तो किसी फ्रेंड की वजह से या एक्सटर्नल किसी अफेयर की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, उसको हम चर्चा हम सेपरेटली करेंगे जी। लेकिन नवांश का जो महत्व है वो D1 के बाद है, ना कि D1 से पहले है। D1 से चीजें जाती हैं D9 तक शादी के मैटर्स में। और मैंने एक इंपॉर्टेंट सूत्र बता दिया मंगल और शुक्र का जी, जो देखना चाहिए सबको। ठीक है, शुक्र कारक है नवांश का, उसकी स्थिति को देखते हैं। आप चाहते हैं क्या शादी में, उसकी स्थिति जितनी अच्छी होगी आपकी शादी उतनी बढ़िया चलेगी। ठीक है, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए जी। ठीक, ये है नवांश का महत्व। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग सम टेक मरकरी एज अ विलन, क्या मरकरी सही में शादी का विलन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे मरकरी इज द बिगेस्ट विलेन इन मैरिज। एक हो गया मरकरी, एक हो गया मून। जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितनी भी चीटिंग्स होती हैं, स्कैंडल्स होते हैं, उसमें चंद्रमा और बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके ठीक है, किसी की शादी में हिडन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, धनु लगन की कुंडली है, राहु मिथुन राशि का बैठा 7वें भाव में जी। ठीक है, बुध की राशि में बैठा, वही बुध नवांश के 7वें में बैठ जाए जाकर के और उसको चंद्रमा देख ले। ऐसे नवांश देखा जाता है। नवांश इज नॉट समथिंग कि ये एक प्लैनेट, तो वो उसकी शादी में कुछ ना कुछ हिडन रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा। उसके पार्टनर का कोई अफेयर पुराना या अभी कुछ ना कुछ चीटिंग उसके साथ रहेगा। छिपाना कोई चीज इज ए चीटिंग, है ना। आपने कुछ और ही प्रेजेंट किया लेकिन आप कुछ और ही है, आपने रियलिटी नहीं बताया। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। बुध जो है एक काम त्रिकोण राशि का स्वामी है। ठीक है, और उसके अंदर डुअलिटी है। जो कालपुरुष कुंडली का जो 7वीं राशि है, जो तुला राशि, जो शादी की राशि है, उससे जो 12वीं राशि पड़ती है कन्या राशि, जो डुअलिटी को दिखाती है, और उससे 12वां है, लॉ से उसका स्वामी बुध है। तो बुध बहुत खतरनाक है। ये तो हाँ, 7th लॉर्ड का बुध के साथ कनेक्शन हो। ठीक है, 7th लॉर्ड का बुध के साथ कनेक्शन हो, और वो 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में हो, शुक्र के साथ हो, मरकरी अष्टम में चला जाए तो वो भी दिक्कत करता है। बुध बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो नवांश के 7वें में बैठा हो, राहु केतु का डिस्पोजिटर होकर के बैठा हो, और आपके D1 में कहीं ना कहीं बुध शुक्र की युति हो। जिनके बहुत सारे अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे गए हैं, उनका एक बहुत सारी कॉमन चीज देखी गई है कि शुक्र बुध की युति है, शुक्र बुध की युति है जी। और 7th लॉर्ड बृहस्पति के नवांश में चला गया 5वें भाव में। ठीक है, मरकरी अष्टम में चला गया, या शुक्र लगन में ही आ गया बुध के नवांश में। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ बुध गुरु की एनर्जी शुक्र के साथ 7th लॉर्ड के साथ मैच कर जाए, और उसमें या तो चंद्रमा इन्वॉल्व हो, चंद्रमा देखता हो, कुछ भी, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चीजों को दिखाता है, ब्लेम दिखाता है, स्कैंडल दिखाता है। डुअल मैरिजेस में ये देखा जाता है। बुध और गुरु के नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध और गुरु के नवांश, यानी बुध और गुरु की राशियों में प्लैनेट का जाना, 7th लॉर्ड का जाना, शुक्र का जाना, यहां पर D1 में भी उसका अफ्लिक्टेड होना, कुछ इस तरीके का योग बनाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपका 7th लॉर्ड, जैसे धनु लगन है, 7th लॉर्ड 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, और 7th लॉर्ड मरकरी मीन राशि में 4थे भाव में नवम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल शुक्र की युति है चार्ट के अंदर कुंभ में, वही मंगल नवांश के लिब्रा नवांश में चला गया 7वें भाव में। ठीक है, तो दोबारा मार्स वीनस का एनर्जी रिपीट हो रहा है जी, बिल्कुल ठीक। और वही फिर बुध, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 8वें भाव में चला जाए चंद्रमा के साथ, तो उसका अपने ही बॉस,
अपने ही गुरु के साथ अफेयर हो सकता है, टीचर के साथ अफेयर हो सकता है। ठीक है। बुध चंद्रमा की युति अष्टम में, ठीक, वो मंगल जो शुक्र के साथ कुंभ राशि में बैठा हुआ है, वो मंगल लिब्रा नवांश में आ गया सप्तम में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे गुरु और बुध की युति है, यही धनु लगन ले रहा हूं, गुरु और बुध की युति दशम भाव में है, ठीक है। शुक्र नवांश के लगन में ही बैठा हुआ है, वर्गों में, कन्या में, मल्टीपल अफेयर्स होंगे उसके, बहुत ज्यादा प्रभावित है वो डिफरेंट प्रकार की वुमन, ठीक है। अगर किसी का देखना हो वर्क प्लेस पे रहेगा या अपनी बड़ी महिलाओं के साथ रहेगा तो उसमें शनि इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड अष्टम में राहु के प्रभाव में है D1 में, और वही 7th लॉर्ड पंचम भाव में चला जाए नवांश के, और गुरु के नवांश में हो। क्यों गुरु का नवांश है? क्योंकि गुरु के नवांश में एक टेक्निक है कि आत्मकारक अगर गुरु के नवांश में हो तो कई बार ये व्यक्ति अपने पार्टनर से दूर रहते हैं क्योंकि काम में इतने ज्यादा बिजी हैं। क्योंकि गुरु की पत्नी जो बृहस्पति की पत्नी है तारा, उनको चंद्रमा भगा के ले गए, तो बृहस्पति का नवांश भी दिक्कत करता है। तो ये जो मैंने टेक्निक दिया ये बहुत सारा, एक तो मरकरी का इन्वॉल्व है, एक उसमें गुरु का इन्वॉल्व है। तो मरकरी कैन बी द बिगेस्ट विलन। अगर आपका D1 एफ्लिक्टेड है, नवांश में मरकरी सप्तम में आ गया, चंद्रमा के प्रभाव में आ गया, राहु के प्रभाव में आ गया, दिक्कत करेगा आपको शादी में, ठीक है। शुक्र बुध की युति मदन गोपाल योग कहते हैं, मल्टीपल फीमेल फ्रेंड्स, मल्टीपल, सबकी नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी शुक्र बुध युति वाले हैं उनका ये होगा, लेकिन आप उसको D1 से स्टार्ट करें, D9 में लेके जाएं। जो जो चीजें मैंने बताई, जो नवांश देखने हैं, डुअल नवांश देखने हैं, बुध को देखना है, चंद्रमा को देखना है, आप देखिए उसको ये सब मिलेगा। नाड़ी में चंद्रमा को सबसे बड़ा विलेन कहा गया जी, क्योंकि उसके साथ ब्लेम लगा हुआ है, चीटिंग का ब्लेम लगा हुआ है। मून इज द चीटर, बेसिकली मून मरकरी जुपिटर जिसका भी मिल जाएगा उसके साथ चीटिंग होगा किसी ना किसी वे में, या रिलेशनशिप में होगा, पैसों का होगा, दोस्त करेगा, कुछ ना कुछ चीटिंग वाला सीन रहेगा। और ये भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ज्यादा ये है। तो लोगों को बुध को एक वो नहीं करना चाहिए, इग्नोर, ठीक है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि द रोल ऑफ मार्स एंड वीनस फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप। जी बिल्कुल, देखिए मंगल जो है वो कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ठीक है। मार्स एक मेल एनर्जी को दिखाता है और वीनस फीमेल को दिखाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है। तो कालपुरुष कुंडली से ये सारी चीजें चलती हैं। मेल और फीमेल के बीच में कितना अट्रैक्शन है, मार्स और हस्बैंड कैसे साथ रहेंगे। देखना, तो मंगल और शुक्र की जिनकी युति होती है, पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे जब तक वो पीड़ित ना हो, कोई बीच में प्लैनेट ना आ जाए। बीच में प्लैनेट की बात है, कोई राहु केतु ना आ जाए, या राहु केतु उनको देख ना ले, या एक तरफ मंगल है बीच में केतु है फिर शुक्र है, तो हस्बैंड और वाइफ को मिलने नहीं देगा, कुछ ना कुछ सेपरेटिव एलिमेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि हस्बैंड जो मार्स से मंगल है वो मिल नहीं पा रहा है शुक्र से। तो लड़कियों के लिए, जो फीमेल हैं, उनके लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मंगल पीड़ित है जैसे राहु से, शनि से, केतु से, तो प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर मंगल की डिग्री इनसे ज्यादा हो जाएगी, राहु केतु से ज्यादा हो जाएगी, और आगे कोई प्लैनेट नहीं मिला उनको, या मंगल वक्री हो गया, परिवर्तन योग में हो गया, तो ये कुछ सारे इश्यूज नहीं आएंगे। जनरली जो कॉमन इश्यूज हैं लड़कियों को शादी में देरी करते हैं या दिक्कत करते हैं, वो मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव होना और शनि का प्रभाव होना, केतु का प्रभाव होना, ठीक है। अब मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव ये भी दिखा सकते हैं, जैसे किसी का मंगल वृषभ में हो, राहु देखता हो, तो हस्बैंड मनी माइंडेड होगा, ठीक है। जैसे अगर मंगल वृषभ का बैठा राहु देखता हो और उसके नवांश में मरकरी के साइन में बृहस्पति या मरकरी बैठा हो, कुछ हो, तो वो फाइनेंशियल वो दिखा रहा है, कुछ बिजनेस माइंडेड है पर्सन, आदमी लेन देन में ज्यादा बिलीव कर रहा है, वो पैसों की वजह से दिक्कत आएगा, ठीक है। और ये भी दिखाता है जब दूसरी कंडीशंस, जब ये मंगल और राहु की युति अच्छे फल देती है महिलाओं को, तो ऐसे देती है कि वो डिफरेंट कास्ट कल्चर या फॉरेन में उसका हस्बैंड हो सकता है। लेकिन इसकी कोई ये नहीं है कि वो फॉरेन में है हस्बैंड तो उसका डाइवोर्स नहीं होगा, ये दोनों भी हो सकता है जी। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर जो आपको चेक करने होते हैं जी। और जो मेल के चार्ट में है उसमें कॉमन सबसे ज्यादा जो शादी में देरी का योग है वो है शुक्र और चंद्रमा की त्रिकोण की युति। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में नहीं होने चाहिए, पंचम नवम में नहीं होने चाहिए, शुक्र चंद्रमा साथ में नहीं होने चाहिए।
और उनके ऊपर राहु केतु या शनि का कुछ प्रभाव आ जाए तो दिक्कत होता है। शुक्र जब केतु के साथ हो तो दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा अदर फैक्टर्स के साथ चेक करना पड़ता है। अगर शुक्र एक्सचेंज में आ गया, शुक्र परिवर्तन योग में आ गया, शुक्र अगर वक्री हो गया, शुक्र के साथ बृहस्पति आ गया, तो ये सेवियर एक ग्रेस का काम करता है, ठीक है। तो जो शुक्र के लिए एनिमी है सबसे बड़ा, वो चंद्रमा है एज पर नाड़ी, ठीक है। और जिनकी शादी में दिक्कतें होंगी, लेट होंगी, उनके 101% क्या कॉम्बिनेशन पाया जाता है। लड़की के चार्ट में बृहस्पति और मंगल का आपस में 6-8-12 का संबंध, मतलब 6-8-12 में बैठा, बृहस्पति से 12 में मंगल, और उस मंगल का शुक्र के साथ भी 6-8-12 का या 4-10 का रिलेशन है, ठीक है। शुक्र सप्तम भाव में बैठा, मंगल दशम में बैठा और जुपिटर 11वें में बैठा। ये बन गया बृहस्पति से 12वें में मंगल है, बृहस्पति और शुक्र का 4 और 10 का रिलेशन है। शादी में देरी, बृहस्पति और मंगल लगन में है, ठीक है, शुक्र सप्तम में है, और उनके बीच में या तो मंगल के ऊपर या शुक्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ जाए तो ये देरी से शादी होने का योग होता है। अब ये देरी से होने का है या ये शादी के बाद भी प्रॉब्लम करेगा, उसके लिए अदर फैक्टर चेक करते हैं। लड़के के लिए गुरु से शुक्र अगर 6-8-12 में है, गुरु से द्वितीय भाव में शुक्र है तो अच्छा है। ध्यान दीजिए कि गुरु को सेंटर बनाइए, बृहस्पति को सेंटर बनाइए, बृहस्पति से 6-8-12 में शुक्र नहीं होना चाहिए, और वही शुक्र मंगल से 6-8-12 में चला जाए, 4 और 10 का रिलेशन बनाए। जैसे शुक्र तीसरे भाव में, मंगल छठे भाव में और गुरु अष्टम भाव में, और राहु और केतु बैठे हो मंगल और शुक्र के एक्सिस में, या तो वृषभ में या स्कॉर्पियो में या एरीज में या लिब्रा में, या मंगल को पीड़ित कर रहे हो या केतु को पीड़ित कर रहे हो, तो ये एक्सट्रीम डिले का कॉम्बिनेशन है। 36 के बाद शादी, 33 के बाद शादी। और नवांश में ये रिपीट होता है कि नवांश में मंगल और शुक्र का 6-8-12 का संबंध आपस में, और राहु केतु जो एक्सिस पड़ता है, राहु केतु मंगल और शुक्र की राशि में बैठे हुए। बृहस्पति और शुक्र का आपस में 6-8 का संबंध, 6-8 का संबंध, 2-12 का संबंध। तो ये शादी को दिक्कत में दिखाता है, शादी को होने में भी दिक्कत आता है डिले मैरिज के कॉम्बिनेशन से। एक्सट्रीम केसेस में 7th लॉर्ड पीड़ित हो गया, 7th लॉर्ड ने खराब योग बनाया, अपने से अष्टम चला गया, द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया, तो डाइवोर्स होगा, ठीक है। तो ये मंगल और शुक्र की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। आप में से जिस भी कपल का मंगल आपकी पत्नी के शुक्र के ऊपर सुप्रीम पोज हो जाए या उसके त्रिकोण में सुप्रीम पोज हो जाए, उसका शुक्र आपके मंगल के त्रिकोण में सुप्रीम पोज हो जाता है, या दोनों का, मार्स वीनस का, कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। ये मैक्सिमम कपल्स का होता है आपस में, तो एक अट्रैक्शन देता है। जो कपल बिल्कुल साथ साथ रहते हैं उनके मंगल शुक्र की युति पाई जाती है, और उनके बीच में कोई राहु केतु नहीं होता है डिग्रिकली, क्योंकि मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ, दोनों साथ साथ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में। शादी में दिक्कत, ये सब देखा जाता है जी। सर, आपने 4th हाउस की बात की थी, बंधु बांधव की बात की थी, और वहां पे आपने शादी के बारे में भी बात की थी। एक बार वापस से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम उसको मैरिज और रिलेशनशिप में वो टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा, ठीक है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का 4थे भाव का स्वामी है जी। चंद्रमा से चौथा, क्योंकि चंद्र कुंडली से 4था भाव, कारक से उतना भाव, ये एक सूत्र है, और लगन से 4था भाव, ये हमारे बंधु बांधवों का है, मतलब जो हमें बॉन्डेज देते हैं। तो शादी भी एक बॉन्डेज है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जो पति और पत्नी है उनका 4 और 7th का, यानी 4थे भाव का और सप्तम भाव का कुछ ना कुछ संबंध होगा, या चंद्रमा के साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। जैसे आपका कोई प्लैनेट चंद्रमा के साथ बैठा, मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट चंद्रमा के साथ, मान लीजिए राहु बैठा, हो सकता है आपके पति के चार्ट में सप्तम भाव में राहु, क्योंकि चंद्रमा आपका 4th लॉर्ड है। हो सकता है आपके 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा वो आपके हस्बैंड के 4थे भाव में बैठेगा जाकर के, उनके 4थे भाव में, या चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा से 4थे भाव में जो प्लैनेट होगा, या कर्क राशि में जो प्लैनेट है, उसका कुछ ना कुछ आपके 7th लॉर्ड या 7th हाउस से संबंध है, होगा ही होगा, क्योंकि वो आपके सबसे करीब होता है जी, बॉन्डेज देता है वो,
ये टेक्निक मैंने दिया था जी। और ये तब देखा जाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग कितना ज्यादा अच्छा होगा दोनों के चार्ट में, दोनों का। डाइवोर्स तब होता है जब इमोशनल बॉन्डिंग खत्म है। डाइवोर्स के लिए चौथा भाव देखना बहुत जरूरी है। चौथे और सप्तम का रिलेशन दोनों चार्ट के अंदर किस तरीके से है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति का बुध वक्री चौथे भाव में नीच का, उसका 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड, वही बुध पत्नी के सप्तम भाव में बैठा हुआ है डुअल साइन में। बुध का रोल आ गया, बुध इज द बिगेस्ट विलन, ठीक है। अब उनका नवांश भी उसी तरीके से है। पति का नवांश बुध अष्टम में चला गया, मार्स लिब्रा का नवांश के सप्तम भाव में है, तो अदर फैक्टर्स भी हैं जी। तो उनका क्या है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो कनेक्ट कर रहा है ना 7th और 4th को, वो सामंजस्य नहीं बैठाया, वो डुअलिटी को दिखा रहा है, वो वक्री हो गया। तो 7th और 4th का बहुत बड़ा रोल होता है जी। ये टेक्निक है, हमेशा काम करेगा। जिसको लगाना आता है वो लगाता है, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से समझे। आपका 4th लॉर्ड के साथ मंगल बैठा हुआ है, आपकी पत्नी का चंद्रमा के साथ मंगल है, या मंगल सप्तम में है जी। ठीक है, या मंगल 7th लॉर्ड के साथ, वो एनर्जी मैच होगी दोनों की। इसको आप चेक करिए। इसका डाइवोर्स में, मैच मेकिंग में, शादी होने में देखा जाता है कि किससे शादी होगी। अफेयर तो बहुतों के साथ है, शादी किससे होगी भाई जी, उसमें पता चलता है। जी। ठीक है जी। जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, पर एक मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मंगल और शुक्र की जो युति है, का जो कंजंक्शन है, ये मंगल और शुक्र जो है साथ में, उसको किस तरीके से रीड करेंगे रिलेशनशिप के लिए? कि मंगल और शुक्र की युति इट इज अ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है शादी के लिए। हस्बैंड अगर यह पीड़ित नहीं होता है, चंद्रमा इन्वॉल्व ना हो, बुध इन्वॉल्व ना हो, राहु केतु इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना, और किसी ऐसे नमाज में ना चले जाएं जो खराब नमाज है, ठीक है, तो वो दिक्कत करता है। अदरवाइज मंगल और शुक्र की युति, मार्स इज अ मेल, वीनस इज अ फीमेल, मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ, दोनों का साथ साथ रहने का कॉम्बिनेशन है। पैशनेट होते हैं ना ऐसे लोग लव रिलेशनशिप को लेकर के, डायनामिक होते हैं, पत्नी भी डायनामिक होती है, ये भी डायनामिक होते हैं अपने रिलेशन और रोमांस को लेकर के, तो अच्छी बात है वो जी। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इनको स्लो चीजें पसंद नहीं है, उनको फास्ट, है ना। आप देखिए कि उनके सामने कोई धीरे धीरे काम करता है तो इनको बुरा लगता है, यार ये जल्दी करिए ना। पैशनेट होते हैं ना ये लोग। तो अगर आपके मंगल शुक्र की युति है, आपका 7th हाउस सप्तम भाव बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही है, तो आप दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा। नेवर, जैसे होता ना कि देख के लगते हैं यार क्या कपल है, एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मंगल शुक्र की युति पाई गई जी। ठीक है, मेल के चार्ट में भी और फीमेल के भी। ये खराब कब होता है, जब इसमें बुध इन्वॉल्व होता है, जब इसमें चंद्रमा इन्वॉल्व होता है, जब इसमें राहु इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज ये कोई ऐसा योग नहीं है जिससे लोगों को डरने की बात हो। रिलेशनशिप के लिए तो हम मंगल और शुक्र को ही देखेंगे। जब आपकी शादी होगी तब भी मंगल का गोचर सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र के ऊपर, या शुक्र के त्रिकोण में, या जहां नवांश में शुक्र बैठा है उसके ऊपर या उसके त्रिकोण में हो रहा होगा, और शुक्र का गोचर आपके मंगल के ऊपर या मंगल के त्रिकोण में, या मंगल जिस नवांश में बैठा उसके त्रिकोण में हो रहा होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है। पीड़ित होने पे या अफ्लिक्टेड होने पे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मंगल और शुक्र की युति अपने आप में बेस्ट है जी। ठीक है। तो सर लास्ट में मैं चाहूंगी कि आपने जो बृहस्पति और बुध के नवांश के बारे में बात की थी, व्यूअर्स को एक और बार एग्जाम्पल उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो शायद ये जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी तरीके से व्यूअर्स तक जाएगी। देखिए क्या होता है कि नवांश ना, मैंने कहा D1 के बाद देखते हैं और D1 के योग को देखते हैं, तो शुक्र और मंगल तो बड़े इंपॉर्टेंट है ही जी। इसके अलावा आपका 7th हाउस हो गया, ठीक है। और उसके बाद नवांश की बात आती है कि नवांश में बुध और गुरु के नवांश क्यों इतने ज़्यादा देखने चाहिए दो शादी, अफेयर और प्रॉब्लम के लिए शादी में। जैसे मान लीजिए किसी की मंगल और शुक्र की युति है और वो कुंभ में हो, ठीक है, कुंभ में हो जी। कुंभ राहु का साइन है, ठीक है, या राहु के प्रभाव में, तो ये अफ्लिक्टेड हो गई है, ओवर कर दे रहा है चीज़ों को, ठीक है, शुक्र की चीज़ों को ओवर कर देगा, पैशनेट, सेक्सुअल डिजायर, ये सब। और शनि की राशि में तो अपने से बड़ी महिलाएं, मैच्योर महिलाओं की तरफ अट्रैक्शन भी देगा। अब यही मंगल लिब्रा नवांश में चला जाए सप्तम में, ठीक है, इसकी पत्नी गुस्से वाली होंगी, लिब्रा नवांश में चला गया, कंफर्म हो गया, ठीक है।
अब इसका मान लीजिए 7th लॉर्ड मरकरी है जो 9th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है गुरु की राशि में D1 में। यही मरकरी चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में चला जाए, मरकरी और मून चीटिंग का योग बनाता है, ये सीक्रेट अफेयर्स देता है। ठीक है। दूसरा, बृहस्पति का नमांश, ये कब देखना चाहिए? जैसे आपका बुध और शुक्र की युति है, राहु का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मैंने कहा उसमें मल्टीपल अफेयर्स होने की चांसेस रहते हैं। बुध शुक्र की युति है और आपका 7th लॉर्ड भी गुरु के नमांश में चला गया, शुक्र के वो प्रभाव में आ गया, चला गया। ठीक है, तो ये दोबारा से इंडिकेशन दे रहा है डुअलिटी की, मल्टीपल अफेयर्स की, उसकी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की जी। गुरु का नमांश क्यों? क्योंकि बृहस्पति और तारा की सारा जो चीज है बृहस्पति, मरकरी और चंद्रमा के ऊपर घूमेगा। मरकरी का हमने पहले ही एक्सप्लेन किया कि मरकरी 7th हाउस में डुअल राशिज में शुक्र के साथ, मरकरी नमांश के सप्तम में चला जाए, या आपका वीनस नमांश के लगन में आ जाए और बुध की राशि में हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, ऐसा व्यक्ति महिलाओं के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है, उनकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये नवांश जो देखा जाता है ना, उसमें मल्टीपल कंडीशंस इन्वॉल्व होती है जी जी। आपका 7th लॉर्ड अष्टम में है, ठीक है, एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है, वही 7th लॉर्ड पंचम भाव में बैठा हुआ है नवांश के, गुरु की राशि में, और आपने देखा कि शुक्र 12वें में है, मरकरी अष्टम में है, तो 101% उसको डुअल मैरिज, अफेयर, ये सब देगा। तो नवांश को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये नवांश जी जी। ठीक है, तो ये सब नवांश के बारे में है। अब इसमें मैं अपने व्यूअर्स को कुछ चीजें नवांश के लगन के बारे में बताता हूं कि नवांश के लगन में अगर केतु बैठा हो तो जरूरी नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको शादी में डिटैचमेंट रहे। कैसे? आप प्रेजेंट है, आप पति पत्नी के साथ है, लेकिन थोड़ा सा डिटैच्ड है, एकांत पसंद करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन में रहते हैं, उस वजह से कई बार दिक्कत हो, जो कम्युनिकेशन गैप है उस वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, आपका शुक्र नवांश में मीन राशि में बैठा हुआ है, आपको एक बहुत डिवोटेड, सेक्रीफाइस करने वाली पत्नी प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आपके लगन में शुक्र बैठा हो बुध की राशि में, ठीक है, और वो कहीं अफ्लिक्टेड हो जाए, तो मैंने कहा महिलाओं की वजह से दिक्कतें आएंगी शादी में। ठीक है, अगर शुक्र बैठा हो लगन में बुध की राशि में, तो पत्नी भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, अपनी उम्र से कम दिखना, ठीक है, इन सब चीजों में भी बिजनेस माइंडेड होगी जी। ये भी सब होगा, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा, हो सकता है टीचर हो जी। गुरु अगर आपके नवांश के लगन में बैठा हो, अगर बुध की राशि में बैठा हो, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा गाइड हो सकता है, बहुत अच्छा एक टीचर हो सकता है। ठीक है, जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने वाला, ये सब होगा, बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक भी होगा, ये सारी चीजें भी हो सकती है। आपको लगेगा यार बाहर तो ये बहुत अच्छा दान कर रहा है, बाहर तो ये बहुत सारी चीजें कर रहा है, लेकिन मेरे लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो आपके लिए आप कैसा रहेगा उसके लिए मंगल देखें महिलाएं, और शुक्र देखें मेल जी, तब जाके कुछ चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक, अगर आपके सूर्य नवांश के लगन में बैठा हो, तो कई बार ईगो क्लैशेस होते हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा पार्टनर ऐसा मिलता है जो कमांडिंग हो, डिमांडिंग हो, प्लस ऐसा होता है कि आपको सुधारने का काम करता है, वो आपकी हर चीज में आपको ऑर्गेनाइज होने के लिए बोल रहा है, वो थोड़ा सा कमांड पसंद कर रहा है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है अपने रिलेशनशिप में भी, अपने रिलेशन को भी थोड़ा सा दिखाना चाहता है कि अरे वी आर गुड कपल्स एंड, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ कुछ चीजें करने को बोलता है। तो हो सकता है एक टाइम पे आपको इरिटेशन हो जाए, आप बोले यार बहुत हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। आपके नवांश के लगन में अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है, मदर लाइक एक्सपेक्टेशंस होंगी आपको कि मुझे नर्चरिंग करें, केयरिंग करें, ये सब चीजें होंगी अगर नवांश के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है। यही चंद्रमा अगर बुध के साइन में होगा, गुरु के प्रभाव में होगा, तो ब्लेम लगेगा आपके ऊपर, एंगेजमेंट टूट जाना, चीटिंग होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक, राहु अगर नवांश के लगन में है, तो आप ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो दूसरों से अलग
टाइप का होगा, ठीक है। आपकी चॉइसेस दूसरों से बिल्कुल अलग होंगी। आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदार बोलेंगे यार ये किसकी तरफ है। आप रहते नॉर्थ में है, शादी आप आसाम की लड़की से कर रहे हैं, केरला की लड़की से कर रहे हैं, क्योंकि आपके राहु लगन में आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। राहु की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आ रही है जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट कर जाता है। फॉरेन में हो सकते हैं। अब ये शादी तुड़वाएंगे, शादी देरी करेंगे, उसके लिए मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स चेक करिए। ये एक जनरल सिग्निफिकेशन है। शनि कई बार नमाज के लगन में बहुत मिच्योर पार्टनर, एज में ज़्यादा और घर का बड़ा, और शादी में देरी भी दिखाता है। खास करके लिब्रा राशि में हो, शुक्र के साथ हो तो देरी दिखाता है। डिनाइल नहीं दिखाता है। डिनाइल के लिए मैंने कहा जो फैक्टर्स हैं मार्स, वीनस, जुपिटर वाले, उसको देखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मरकरी अगर बैठा हुआ है तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। मरकरी लगन और सप्तम में अगर बैठा हो तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और मरकरी अष्टम तो खास करके बहुत बहुत बार देखा गया है। अगर चंद्रमा के प्रभाव में है, शुक्र की राशि में है, कोई अष्टम में मरकरी के नवांश में कोई शुक्र या 7th लॉर्ड चला गया, तो ये मतलब देखा गया। इसलिए मैं बार बार मरकरी की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो आई होप व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा और कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हुई होंगी। हमने बात नहीं की कि पार्टनर कैसा होगा, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मंगल और शुक्र को देखें और वो बताएगा कि आपका स्पाउस क्या होगा। ये एक जनरल है कि क्या चीजें देखनी चाहिए लेट मैरिज के लिए, जी ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपका लेट है, अफेक्टेड है तो शादी में दिक्कत हो, ठीक है। आई होप व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा और नवाज की टेक्निक्स को समझें, अप्लाई करें, चार्ट्स में देखें, आपको समझ में आएगा। लेते हैं अलविदा, प्रणाम।